नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे गुप्त काल की चर्चा करेंगे। तो गुप्त काल में ही शासन का विकेंद्रीकरण का जो काल माना गया है गुप्त काल को माना गया है। कुषाण वंशों के शासन काल के बाद में जो दूसरा जो काल आया था मुरुंडों का काल आया था और मुरुंडों ने लगभग 250 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद में जो मुरुंडों का जो दमन करने के बाद में गुप्त शासक बने थे। अब गुप्तों का जो काल आता है, गुप्त वंश का जो काल है वो 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक का जो काल आता है वो गुप्त वंश का आता है। और यहाँ पर पहले मैं जो वंशावली लिखूंगा, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि गुप्त वंश के बारे में मत अलग अलग है। यानी इनमें से कुछ जो केपी जायसवाल का नाम आता है, और केपी जायसवाल कहता है कि गुप्त जो थे वो शूद्र थे। ऐसे ही नाम आता है अल्तेकर का, रोमिला थापर का, और रोमिला थापर कहती है कि यहाँ पर जो गुप्त थे वो वैश्य थे। उसके बाद में जो नाम हम चट्टोपाध्याय का ले सकते हैं, जी गौरी शंकर उपाध्याय का ले सकते हैं, रमेश चंद्र मजूमदार का ले सकते हैं। ये कहते हैं कि गुप्त जो थे वो क्षत्रिय थे, जबकि कुछ अभिलेख जो मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे। उसमें हेमचंद्र राय चौधरी का नाम भी आता है। और प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है उससे भी ये पता चलता है कि गुप्त जो है वो ब्राह्मण थे। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश के जो आदि पुरुष की। तो पहला जो व्यक्ति था वो श्रीगुप्त था, और श्रीगुप्त के नाम से ही इस वंश का नाम जो पड़ा है गुप्त वंश पड़ा है। इस वंश का दूसरा जो शासक नाम आता है, लेकिन यहाँ पर श्रीगुप्त ने जो महाराज की उपाधि धारण की थी, और इसी कारण से इसको ये माना गया है कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं था। लेकिन इस वंश की जो नींव रखने वाला था वो कौन था? श्रीगुप्त था। दूसरा जो नाम आता है घटोत्कच आता है, घटोत्कच ये इस वंश का दूसरा शासक था, लेकिन ये भी महाराज की उपाधि ही धारण करता है। तीसरा जो शासक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी राजाओं का राजा। और महाराजा धीराज जो चंद्रगुप्त है उसने ही यानी सबसे पहले 320 ईस्वी में एक नई संवत चलाई थी जिसका नाम आता है गुप्त संवत। जैसे कनिष्क ने भी एक संवत चलाई थी 78 ईस्वी में जिसका नाम था शक संवत, और शक संवत पर आधारित भारत का कैलेंडर भी है, जो कि 1957 में इसको शक संवत के आधार पर भारत का कैलेंडर स्वीकार किया गया था। लेकिन गुप्त संवत जो आती है वो 320 ईस्वी की आती है। अब 320 और 78 में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, आप इसको लेस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो संवत की भी बात आई है, तो 4 संवत भी आपको याद रखनी है। एक तो आ गई शक संवत। शक संवत तो जो शुरू की थी वो कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू की थी। उससे पहले जो आया 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत, जो कि यहाँ पर ये भी जो शक शासक था एक, उसने विक्रमी संवत शुरू की थी। और 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने यानी गुप्त संवत स्थापित की थी। अब चंद्रगुप्त पहला जो शासक था जिसने यानी यहाँ पर राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। लेकिन पहले मैं तो वंशावली के नाम लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाएंगे कि वंशावली में से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के बाद में जो नाम आता है वो समुद्रगुप्त का आता है, और इनके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त के बाद एक छोटा सा नाम कुछ समय के लिए आता है जो कि रामगुप्त के नाम से जाना गया है। रामगुप्त जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था। और रामगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है, चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है, या विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में यहाँ पर यानी 3 साल का जो अब्सेंट मिलता है, मैं अभी चंद्र यहाँ भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर 320 से लेकर के और 335 ईसा पूर्व ईस्वी तक का जो काल आता है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का आता है। उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम आता है 335 से लेकर के 75 ईस्वी तक, 375 तक का आता है। और रामगुप्त जो है 375 से 80, 380 का जो काल है वो किसका? रामगुप्त का है। 5 वर्ष का काल आता है। और 380 से लेकर के
380 से और 412 ईस्वी तक का जो काल है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में यहाँ पर भी थोड़ा सा एक नाम छोटा सा आएगा, गोविंद गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त की एक पत्नी योगी रामगुप्त की भी पत्नी थी, ध्रुव देवी का पुत्र था ये गोविंद गुप्त आता है। और गोविंद गुप्त का जो काल मित्र माना गया है 412 से लेकर के और 15 तक माना गया है। और इसकी जो सूचना मिलती है वो भी उस अभिलेख से मिलती है। उसके बाद में कुमारगुप्त शासक बना था। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से लेकर के और 455 ईस्वी तक माना गया है। और इस वंश का जो प्रतापी अंतिम शासक था तो वो है स्कंदगुप्त और 455 से लेकर के और यहाँ पर नाम आएगा 67, लगभग 12 वर्ष तक का जो काल आता है वो स्कंदगुप्त का आता है। इसके बाद परवर्ती जो शासक थे उनमें शासन की जो बागडोर है बिखर गई थी और गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक है वो आता है विष्णुगुप्त। तो अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त था। लेकिन हमें जो याद करना है, केवल इतना सा याद करना है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। द्वितीय शासक कौन था? घटोत्कच था। लेकिन पहला जो स्वतंत्र शासक बना वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका काल आता है 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक। उसके बाद समुद्रगुप्त का काल आता है, जिसको भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा है, 335 से 75 तक का रहा था। रामगुप्त जो कि नाममात्र का शासक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना गया है। और उसके बाद गोविंद की बात आती है तो गोविंद का तो कोई अभिलेख ही नहीं है। और यहाँ पर हम कुमारगुप्त की बात जरूर करेंगे, स्कंदगुप्त की बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें चर्चा करनी है किसकी? चंद्रगुप्त की करनी है। तो चंद्रगुप्त की जब बात आती है हमें, तो चंद्रगुप्त शासक जो बना है वो लिच्छवी शासकों की सहायता से बना है। लिच्छवी जो वंश आता है वो उत्तरी बिहार में वैशाली और आसपास का जो क्षेत्र है वो लिच्छवियों के अधीन था। और लिच्छवी शासकों ने ही यानी चंद्रगुप्त को राजा बनाने में सहायता की थी। और अपनी पुत्री कुमार देवी का जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह है चंद्रगुप्त से हुआ था। और फलस्वरूप चंद्रगुप्त को वैशाली और आसपास का क्षेत्र दहेज में मिल गया था। और चंद्रगुप्त ने ही सबसे पहले यानी सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे हिंदुस्तान में। और राजा रानी प्रकार के जो सिक्के चलाए थे वो चंद्रगुप्त ने ही चलाए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो आपको आंसर देना है चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी उठ के आता है कि वास्तव में जो चलवाने वाला था कौन था? समुद्रगुप्त था, क्योंकि अपने माता पिता की याद में उसने ही क्या किया था? राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जहां पर एक तरफ गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति थी और दूसरी तरफ राजा और रानी की तस्वीर बनी होती थी। तो ऐसा जो चक्कर चलाया हो किसने चलाया है? सिक्का जो चलाया है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया है। और चंद्रगुप्त प्रथम ही इस वंश का शासक वास्तविक शासक था, जिसके काल में हमें एक सूचना मिलती है कि उसने अभिलेख लिखवाना भी शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की जो बात आती है, यानी एक नया संवत चलाया था उसने, गुप्त संवत। और ये बात मैंने पहले बता दी है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का जो विवाह हुआ था वो इसी से हुआ था। और इसके समय रजत मुद्राएं चालू की, तो रजत यानी चांदी की मुद्राएं। अब दूसरा जो शासक आता है समुद्रगुप्त। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक माना गया है वो समुद्रगुप्त को ही माना गया है। देखिए अभी समुद्रगुप्त की मैं थोड़ी सी चर्चा ज्यादा करूंगा। और समुद्रगुप्त इसका जो काल आता है 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक का काल आता है, समुद्रगुप्त का आता है। यहाँ समुद्रगुप्त की जब बात आती है तो इसने कई राजाओं को परास्त किया था। उत्तरी भारत के 9 राजाओं को इसने परास्त किया था। आर्यावर्त उत्तर भाग के 9 शासकों को परास्त किया, जिसमें अच्युत और नागसेन का नाम भी आता है, गणपति नाग का भी नाम आता है। लेकिन इन राजाओं ने बाद में यानी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और बदले में समुद्रगुप्त ने भी इनको वापस अपना राज्य दे दिया था और अधीन बना दिया था। ऐसे ही 9 राजा तो उत्तरी भारत के हो गए और 12 राजा दक्षिणी भारत के हो गए थे। यानी जो उसने दक्षिणी
पद के 12 राजाओं को भी परास्त किया था। लेकिन उनके साथ में उन्होंने 3 प्रकार की यानी आधारशिलाएं रखी थी। ये 3 प्रकार की आधारशिला कौन सी है? पहला है ग्रहण, मैं शब्द लिख देता हूं, हालांकि काम नहीं आएंगे फिर भी आ सकता है। दूसरा है योक्ष, और तीसरा शब्द आता है अनुग्रह है, मोक्ष, और तीसरा अनुग्रह है। यानी 3 प्रकार से यहाँ पर अधीनता स्वीकार करने का तरीका था। पहला है ग्रहण, ग्रहण का मतलब शत्रु पर आक्रमण करो और उसके राज्य को जीतो, तो वो तो क्या हो गया? ग्रहण हो गया। तो समुद्रगुप्त ने ये चाल चली थी कि शत्रु पर आक्रमण करो और उसको जीतो, और यदि अधीनता स्वीकार कर ले और उसको मानने लग जाए तो उसको अपना राज्य वापिस दे दो। दूसरा था मोक्ष का नाम, मोक्ष का मतलब शत्रु को मुक्त करना, मुक्त करो और उससे पैसे लो। चौथा आता है अनुग्रह है, यानी शत्रु तो मुक्त करना ही क्या कहलाया है? अनुग्रह। जो राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना, ये क्या हो गया? अनुग्रह हो गया। तो यहाँ पर 3 प्रकार की जो क्रिया विधि किसने लागू की थी? समुद्रगुप्त ने लागू की थी। और इस प्रकार से संपूर्ण भारत का ये एक बड़ा शासक बन गया था। यानी भारत का जो नक्शा हम तैयार करते हैं, देखो रफली में तैयार करूंगा, यानी यहाँ बोर्ड की साइज के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। ये प्रेजेंट टाइम का भारत है, इस तरह से ये गुजरात का पार्ट आ गया, ये नेपाल, सिक्किम, भूटान, और ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर बांग्लादेश आ रहा है। लेकिन यहाँ 3 ओर से एक छोटा सा पार्ट घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा, और यहाँ पर भी कूच बिहार का एरिया आता है। ये पश्चिम बंगाल हो गया। और इस तरह से हिंदुस्तान का ये पार्ट मेरे पेन से तैयार है। अब ये हिंदुस्तान बना दिया हमने, लेकिन यहां तक का जो एरिया आता है ये समुद्रगुप्त के हिस्से में था। ये कामरूप के नाम से जाना गया था। किस नाम से? कामरूप के नाम से जाना गया। असम और आसपास का जो क्षेत्र है वो कामरूप के नाम से जाना गया था। और ऊपर का जो पार्ट है ये उत्तरापथ के नाम से जाना गया था। दक्षिणापथ नीचे वाला था। और ये पूरा का पूरा यहाँ तक का जो एरिया आता है ये समुद्रगुप्त के राज्य में आता था। यानी आधुनिक जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है ये भी समुद्रगुप्त के हिस्से में आता था। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण आदि को पराजित करके और अपना राज्य का विस्तार किया था। यानी शकों में भी जो प्रवर्ती शक थे और कुषाणों में भी जो प्रवर्ती कुषाण थे उनको भी परास्त किया था। और पश्चिमी राजस्थान का भी एरिया इसमें आता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है कि समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के शासक मेघवर्ण था, यानी उस समय इसका नाम सिलोन था, मेघवर्ण। और मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से एक अनुमति ली थी कि वह गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाना चाहता है। तो समुद्रगुप्त ने कहा कि क्यों नहीं, आइए और हमारे गया में आप क्या कर दीजिए, बौद्ध मठ का निर्माण कीजिए। लेकिन यहाँ पर धर्म सहिष्णु थे वो लोग, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले थे और ये साथ साथ में बौद्ध धर्म का भी प्रचार हो रहा था। और यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी उसने 2 बार किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो 2 बार उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। और यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी सूचना जो मिलती है हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति। अब सबसे पहले में ये जानना जरूरी है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब है किसी व्यक्ति की उपलब्धियों की जानकारी, और उपलब्धियां जो गिनाई गई है वो इसी में दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से मिली है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में गंगा के किनारे ये प्रशस्ति लिखी थी। और इसका जो लेखक था वो हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन है। अब ये अभिलेख तो है लेकिन प्रशस्ति के रूप में है। प्रशस्ति का मतलब है उस राजा की उपलब्धियों की चर्चा। अब उस राजा की उपलब्धियां क्या थी वो सारी की सारी किस्में दे रखी है, यानी प्रयाग प्रशस्ति में है। और समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे जिनमें व्याघ्र मुद्राएं भी आती है। और एक मुद्रा पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है
कि वह गुप्त शासक जिसे उनकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, नाम क्या था? तो आप आंसर दोगे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। और ये क्वेश्चन बार बार आया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर नेपोलियन जो था उसने भी क्या किया था, वाटरलू के युद्ध तक लगातार पूरे यूरोप को रौंदता रहा था। क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट बना था और उसने पूरे यूरोप को रौंद डाला था। वो पूरे यूरोप को एकीकरण करना चाह रहा था, लेकिन वो तो वाटरलू का युद्ध हुआ गया और वाटरलू के युद्ध में यूरोप जो उसकी नेपोलियन की पराजय हुई थी। उसके बाद उसको सेंट हेलेना आइलैंड सेंट कर दिया था, भेज दिया गया था और वहां पर उसकी डेथ हो गई थी 1821 में। तो लेकिन यहाँ पर जो बात आती है हमारे समुद्रगुप्त की, इसको भी नेपोलियन से तुलना की है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने की है। क्यों की है? जिसे विंसेंट स्मिथ ने कहा था फ्रांस में जो नेपोलियन था उसने पूरे यूरोप को एक कर दिया था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने भी पूरे हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो आप आंसर दोगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के कितने शासकों को परास्त किया था? तो आंसर दो कि 9 को परास्त किया था। और दक्षिणी भारत के कितने राजाओं को परास्त किया था? तो 12 को परास्त किया था। और पूर्वांचल के यानी वर्तमान का जो कामरूप और आसपास का जो क्षेत्र है, असम और आसपास का क्षेत्र है, वहां के 4 राजाओं को भी उसने परास्त किया था और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। उसने चांदी के सिक्के चलाए थे, व्याकरण मुद्राएं चलाए थे, एक मुद्रा पर उसने अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का गुप्त वंश का वह शासक जो अपने आप को यानी वीणा बजाते हुए जिसकी सिक्के जारी किए गए थे, वो नाम आएगा समुद्रगुप्त नाम आएगा। और प्रयाग प्रशस्ति जो किसका उपलब्धियों की चर्चा करती है? तो आप आंसर दोगे समुद्रगुप्त की करती है। इसका लेखक कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन, जो इसका प्रधानमंत्री था, हरिसेन। तो यहाँ पर बात आती है और अश्वमेध भी उसने किए थे विजयों के उपरांत में, और अप्रतिरथ, व्याघ्र प्रांतक, पराक्रमांक आदि उपाधियां भी उसने ध्यान की थी। तो कौन कौन सी उपाधियां आती है? यानी मुद्राओं पर अप्रतिरथ, व्याघ्र प्राणाकन और पराक्रमांक जैसे विशद उनके परिणय को प्रताप करते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दक्षिणाप्रथम मोक्षानुग्रह भी उसने ग्रहण किया था दक्षिणा भारत से, और यहाँ पर संगीत में उसकी रुचि थी। क्योंकि वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संगीत का प्रेमी था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुप्त सम्राट जो संगीत का प्रेमी था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र रामगुप्त शासक बना था। और रामगुप्त का जो शासन काल है केवल 5 वर्ष का रहा था। कब से कब तक? मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, 375 से लेकर के 380 ईस्वी तक का जो काल आया है वो किसका आया है? रामगुप्त का आया है। अब यहाँ पर रामगुप्त की जब चर्चा करें तो कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो शक शासक था उससे इसको परास्त होना पड़ता था, और उस शक शासक रुद्रसेन को अपनी वाइफ यानी ध्रुव देवी को देना स्वीकार कर लिया था। और इसकी खबर जब इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त को मिली तो वह बड़ा ही आग बबूला हुआ और उसने कहा कि अपनी गृह लक्ष्मी को वो कैसे दे सकता है। और उसी ने फिर क्या किया, रामगुप्त का छोटा भाई है जिसका नाम आता है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त ने यानी महिला का वेश धारण करके रुद्रगुप्त को देवगुप्त को परास्त किया था। 2 नाम मिलते हैं यहाँ पर। तो देवगुप्त को परास्त करने के बाद में उसने यानी अपनी ही भाभी ध्रुव देवी से शादी की थी और अपने भाई की हत्या की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है रामगुप्त की हत्या करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त था। क्योंकि वो कमजोर था, डरपोक था, और डरपोक को जीने का अधिकार नहीं है। तो जिएगा वो ही जो डरेगा नहीं, डरेगा तो नहीं जिएगा।
तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त का क्वेश्चन हर बार आता है। अब चंद्रगुप्त का जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते बताऊंगा मैं। तो 380 से लेकर के और 412 ईस्वी तक का जो काल आता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को परास्त किया था, यानी आधुनिक मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और आसपास का जो क्षेत्र उसने विजित किया था। और विजित करने के बाद उसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम पड़ा विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य के दरबार में कई विद्वान निवास करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान निवास करते थे। तो यहाँ पर नाम आएगा सबसे पहले कालिदास का। कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, छपणक, बेताल भट्ट। और उसके बाद में भी देखो एक नाम आता है, मैंने बेताल भट्ट भी लिख दिया, अमर सिंह और शंकु। अमर सिंह, शंकु, एक नाम और रह गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 नाम रह गए हैं। तो धन्वंतरी एक हो गया, धन्वंतरी एक नाम और रह गया। धन्वंतरी के अलावा यानी अगला जो नाम आएगा देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, कालिदास, छपणक, ठीक है, वररुचि, छपणक, अच्छा, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट नहीं लिखा मैंने, बेताल भट्ट भी लिख दिया है। तो फिर कौन सा रह गया है? कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर नहीं लिखा है, वो बोल दिया मैंने, घटकरपर। इस प्रकार से 9 जो थे ये इसके 9 जेम थे, 9 रत्न थे और इसके दरबार को शोभामान देते थे। और यहाँ पर कालिदास का क्वेश्चन आता है अक्सर कि कालिदास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। अब उन पुस्तकों की जब हम चर्चा करेंगे तो बड़ी लिस्ट बनेगी। देखो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की जो चर्चा आएगी वो भी किसमें आती? कालिदास की पुस्तक में आती, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, यानी मालविका जो कि मालवा के आसपास के क्षेत्र की एक राजकुमारी थी, और अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। और उन दोनों की प्रेम कथा जो दी गई है वो किसमें है? मालविका अग्निमित्र में है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी जो पुस्तक है यानी भरत राजा शांतनु जो कि शाकुंतला और शांतनु के बारे में चर्चा इसमें की गई है। किसने की है? तीसरी आती है विक्रमोवंशीय। ये पुस्तक जो आती है ये भी किसकी है? यानी विक्रमादित्य के बारे में पूरी कहानी मिलेगी, कालिदास ने लिखी है, विक्रमोवंशीय। रघुवंशम ये भी कालिदास की पुस्तक है। ऋतुसंहार, मेघदूत ये नाटक है, मेघदूत। तो पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद करने का जो तरीका है यानी बार बार आप पढ़ोगे तो सारी चीज याद हो जाती है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ कि मैं हिस्ट्री जो है शौकिया से पढ़ाता था पहले तो स्टार्टिंग में, और अब लगभग 18 साल से मैं हिस्ट्री लगातार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे हिस्ट्री का एक एक चीज याद होगी। और मैथमेटिक्स तो मेरा सब्जेक्ट रहा है, वो मैं लेता हूँ। मैथमेटिक्स तो मैं अलग से डिफरेंट क्लासेज है उसकी मैं क्लास लेता हूँ, लेकिन उसके चार्जेस कर रखे हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री का कोई चार्जेस नहीं है। तो ये जो थे 9 रत्न किसके थे? तो मैंने बताया अभी कि 9 रत्न जो है ये नाम आता है किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी यानी आसपास के राजाओं को परास्त किया था। और चंद्रगुप्त ने कई उपाधियां धारण की थी, जिसमें जाकर राज की उपाधि धारण की थी, और विक्रमादित्य की इसकी सबसे बड़ी उपाधि थी। और अन्य जो नाम मिलते हैं इसके, देवगुप्त, देवराज,
कई नाम मिलते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है उसके कई नाम कौन कौन से हैं। देवगुप्त, देवराज, देवश्री और अन्य जो उपाधियां हैं, विक्रमान, परम भागवत, ये भी इसकी उपाधियां आती है। और इसने भी सबसे ज्यादा रजत सिक्के जो जारी किए थे सिक्के, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किए थे। और इसी के काल में यानी मंदिर के गोपुरम बनने शुरू हुए थे। यानी मंदिर जो चंद्रगुप्त शासन के काल में ही सबसे ज्यादा मंदिर बने थे। और यहाँ पर यानी सबसे पहले जो ध्यान देना है कि मौर्य काल में जो स्तूप होते थे उनको नष्ट करवाने वाला तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसी को नष्ट नहीं करवाया, इन्होंने तो बनवाया है। और अजंता एलोरा की गुफाओं का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं गुप्त काल में ही बनी थी, जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रावली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से धर्म से संबंधित चित्रावली है? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रावली कहाँ पर है? अजंता और एलोरा की गुफाओं में है, ठीक है ना। लेकिन ये किसके काल में बनी थी? गुप्तों के काल में बनी थी। और यहाँ पर इनके 9 दरबार मैंने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अब पाटलिपुत्र जो है पटना को कहा गया है, उज्जैनी उज्जैन को कहा गया है। उज्जैन दक्षिण में पड़ता था और पाटलिपुत्र उत्तर में पड़ता था। तो पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैनी, उज्जैनी, ये 2 विद्या के यानी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और यहाँ पर सटका नामक जो कपड़ा बनता था वो कुषाण काल में भी बनता था। यानी उज्जैन और मथुरा के आसपास का जो एरिया है, मथुरा में सटका बनता था और उज्जैन में भी सटका तैयार होता था, जो कि बहुत अच्छा कपड़ा होता था, सूती वस्त्र होता था, ये उस समय बनते थे। और मध्य प्रदेश को उस समय ब्राह्मणों का देश भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों का देश किसको कहा गया है? तो आप आंसर दोगे मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश भी कहा गया है। अब इस प्रकार से ये बात आती है विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य का जो काल आया है उसके समय एक चीनी यात्री हिंदुस्तान आया था, जिसका नाम आता है फाहियान। फाहियान, और इसने पुस्तक ली थी फो क्वो की के नाम से। तो आपसे पूछा जा सकता है चीनी यात्री फाहियान, जो कि 399 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी तक हिंदुस्तान में रहा था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है फो क्वो की। ये किसके शासन काल में हिंदुस्तान आया था? तो आपको आंसर देना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हिंदुस्तान आया था। लेकिन इसने कहीं पर भी चंद्रगुप्त का नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा है। उसने इतना ही कहा है कि कोई गुप्त राजा यहाँ पर शासन करता है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा। अब चंद्रगुप्त के समय की जो सबसे बड़ी कहानी है वो दिल्ली के पटोपरा की है। दिल्ली में उसने एक लोह स्तंभ बनवाया था। अब ये दिल्ली यानी इसको आजकल मेहरौली का लोह स्तंभ कहते हैं। मेहरौली का लोह स्तंभ कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में स्थित है ये मेहरौली का लोह स्तंभ, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। और चंद्रगुप्त जो कि द्वितीय है वो विष्णु का भक्त था, तो गरुड़ मुद्राएं उसने जारी की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गरुड़ मुद्राएं सबसे ज्यादा किसके शासन काल में प्रचलित हुई थी? तो आंसर दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शुरू हुई थी। और मेहरौली का लोह स्तंभ किसके समय तैयार किया गया था? तो आपको आंसर देना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तैयार किया गया था, जिस पर उसका एक अभिलेख है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेहरौली का लोह स्तंभ कौन सी मीनार के पास स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने उसको तैयार करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 5वीं मंजिल बनाई थी। लेकिन ये मेहरौली यानी इनको भी टोपरा और मेहरौली से 2 जो फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे और दिल्ली में उनको लगवाया था। और यहाँ पर भी बात हम ये करेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मण जो काल कहलाता है, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल क्या कहलाता है? ब्राह्मण काल कहलाता है। इसकी पुत्री का नाम प्रभावती था, जो कि ग्रहवर्धन से उसकी शादी हुई थी। इस प्रकार से हमने आज जो चर्चा की किसकी की है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने चर्चा की है। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अगले शासकों के जो परवर्ती शासक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।